द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं यशपाल जी की लिखी कहानी मकरिल। गर्मी का मौसम था। मकरिल की सुहावनी पहाड़ी आबो हवा में छुट्टी के दिन बिताने के लिए आई संपूर्ण भद्र जनता खिंचकर मोटरों के अड्डे पर, जहां पंजाब से आने वाली सड़क की गाड़ियां ठहरती हैं, एकत्र हो रही थी। सूर्य पश्चिम की ओर देवदारों से छाई पहाड़ी की चोटी के पीछे सरक गया था। सूर्य का अवशिष्ट प्रकाश चोटी पर उगे देवदारों से ढकी आग की दीवार के समान जान पड़ता था। ऊपर आकाश में मोर पूंछ के आकार में दूर दूर तक सिंदूर फैल रहा था। उस गहरे अर्गवनी रंग के पर्दे पर ऊंची काली चोटियां निश्चल, शांत और गंभीर खड़ी थीं। संध्या के झीने अंधेरे में पहाड़ियों के पार्श्व के वनों से पक्षियों का कलरव तुमुल परिमाण में उठ रहा था। वायु में चीड़ की तीखी गंध भर रही थी। सभी ओर उत्साह, उमंग और चहल पहल थी। भद्र महिलाओं और पुरुषों के समूह राष्ट्र के मुकुल को उज्जवल करने वाले कवि के सम्मान के लिए उतावले हो रहे थे। यूरोप और अमेरिका ने जिसकी प्रतिभा का लोहा मान लिया, जो देश के इतने अभिमान की संपत्ति है, वही कवि मकरिल में कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने के लिए आ रहा था। मकरिल में जमी राष्ट्र अभिमानी जनता पलकों के पावड़े डाल उसकी अगवानी के लिए आतुर हो रही थी। पहाड़ियों की छाती पर खिंची धूसर लकीर सी सड़क पर दूर धूल का एक बादल सा दिखाई दिया। जनता की उत्सुक नजरें और उंगलियां उस ओर उठ गई। क्षण भर में धूल के बादल को फाड़ती हुई काले रंग की एक गतिमान वस्तु दिखाई दी। वह एक मोटर थी। आनंद की हिलोर से जनता का समूह लहरा उठा। देखते ही देखते मोटर आ पहुंची। जनता की उन्मत्तता के कारण मोटर को 10 कदम पीछे ही रुक जाना पड़ा। देश के सिरताज की जय, सरस्वती के वरद पुत्र की जय, राष्ट्र के मुकुटमणि की जय के नारों से पहाड़ियां गूंज उठी। मोटर फूलों से भर गई। बड़ी चहल पहल के बाद जनता से घिरा हुआ गजरों के बोझ से गर्दन झुकाए स्नेह स्नेह कदम रखता हुआ मकरिल का अतिथि मोटर के अड्डे से चला। उत्साह से बावली जनता विजयनाद करती हुई आगे पीछे चल रही थी। जिन्होंने कवि का चेहरा देख पाया वे भाग्यशाली बिरले ही थे। धवलगिरी होटल में दूसरी मंजिल पर कवि को टिकाने की व्यवस्था की गई थी। वहां उसे पहुंचा। बहुत देर तक उसके आराम में व्याघात कर जनता अपने स्थान को लौट आई। कवार की त्रयोदशी का चंद्रमा पार्वत्य प्रदेश के निर्मल आकाश में ऊंचा उठ अपनी शीतल आभा से आकाश और पृथ्वी को स्तंभित किए था। उस दूध की बौछार से धवलगिरी की हिमधवल 2 मंजिली इमारत चांदी की दीवार सी चमक रही थी। होटल के आंगन की फुलवारी में खूब चांदनी थी, परंतु उत्तर पूर्व के भाग में इमारत के बाजू की छाया पड़ने से अंधेरा था। बिजली के प्रकाश से चमकती खिड़कियों के शीशों और पर्दों के पीछे से आने वाली मरमर ध्वनि तथा नौकरों के चलने फिरने की आवाज के अतिरिक्त सब कुछ शांत था। उस समय इस अंधेरे बाजू के नीचे के कमरे में रहने वाली एक युवती फुलवारी के अंधकार में भाग में एक सरों के पेड़ के समीप खड़ी दूसरी मंजिल की पुष्प तोड़नों से सजी उन उज्जवल खिड़कियों की ओर दृष्टि लगाई थी, जिनमें सम्मानित कवि को ठहराया गया था। वे युवती भी उस आवेग में स्वागत में सम्मिलित थी। पुलकित हो उसने भी कवि पर फूल फेंके थे, जयनाद भी किया था। उस घमासान भीड़ में समीप पहुंच एक आंख कवि को देख लेने का अवसर उसे न मिला था। इसी साथ को मन में लिए उस खिड़की की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। कांच पर कवि के शरीर की छाया उसे जब तब दिखाई पड़ जाती। स्फूर्ति प्रद भोजन के पश्चात कवि ने बरामदे में आग काले पहाड़ों के ऊपर चंद्रमा के मोहक प्रकाश को देखा। सामने संकरी धुंधली घाटी में बिजली की लपक की तरह फैली हुई मकरिल की धारा की ओर उसकी नजर गई।
नदी के प्रवाह की घरघराहट को सुन वह सिहर उठा। कितने ही क्षण मुंह उठाए वह मुग्ध भाव से खड़ा रहा। मकरिल नदी के उद्दाम प्रवाह को उस उज्जवल चांदनी में देखने की इच्छा से कवि की आत्मा व्याकुल हो उठी। आवेश और उन्मेष का वह पुतला सौंदर्य के इस आह्वान की उपेक्षा न कर सका। सरोवृक्ष के समीप खड़ी युवती पुलकित भाव से देशकीर्ति के उस उज्जवल नक्षत्र को प्यासी आंखों से देख रही थी। चांद के धुंधले प्रकाश में इतनी दूर से उसने जो भी देख पाया उसी से संतोष की सांस ली। उसने श्रद्धा से सिर नवा दिया। इसे ही अपना सौभाग्य समझ वे चलने को थी कि लंबा ओवरकोट पहने, छड़ी हाथ में लिए, दाईं ओर जीने से कवि नीचे आता दिखाई पड़ा। पल भर में कवि फुलवारी में आ पहुंचा। फुलवारी में पहुंचने पर कवि को याद हुआ, ख्यातनामा मकरिल नदी का मार्ग तो वह जानता ही नहीं। इस अज्ञान की अनुभूति से कवि ने दाएं बाएं सहायता की आशा से देखा। समीप खड़ी एक युवती को देख भद्रता से टोपी छूते हुए उसने पूछा, आप ही इसी होटल में ठहरी हैं? सम्मान से सिर झुकाकर युवती ने उत्तर दिया, जी हाँ। झिझकते हुए कवि ने पूछा, मकरिल नदी समीप ही किस ओर है? यह शायद आप जानती होंगी। उत्साह से कदम बढ़ाते हुए युवती बोली, जी हाँ, यही 100 कदम पर पुल है। और मार्ग दिखाने के लिए वह प्रस्तुत हो गई। युवती के खुले मुख पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। पतली भवों के नीचे बड़ी बड़ी आंखों में मकरिल की उज्ज्वलता झलक रही थी। कवि ने संकोच से कहा, ना, आपको व्यर्थ कष्ट होगा। गौरव से युवती बोली, कुछ भी नहीं, यही तो है, यही तो सामने। उजली चांदनी रात में संगमरमर की सुघड़ सुंदर सजीव मूर्ति सी युवती साहसमयी विश्वासमयी मार्ग दिखाने चली सुंदरता के याचक कवि को। कवि की कविता वीणा के सुष्मितार स्तंभित हो उठे। सुंदरता स्वयं अपना परिचय देने चली है। सृष्टि सौंदर्य के सरोवर की लहर उसे दूसरी लहर में मिलाने ले जा रही है। कवि ने सोचा। 100 कदम पर मकरिल का पुल था। 2 पहाड़ियों के तंग दर्रे में से उद्दाम वेग और घनघोर शब्द से बहते हुए जल से ऊपर तारों के रस्सों में झूलता हल्का सा पुल लटक रहा था। वे दोनों पुल के ऊपर जा खड़े हुए। नीचे तीव्र वेग से लाखों करोड़ों पिघले हुए चांद बहते चले आ रहे थे। पार्श्व की चट्टानों से टकराकर वे फेनिल हो उठते। फेन राशि से दृष्टि ना हटा। कवि ने कहा, सौंदर्य उन्मत्त हो उठा है। युवती को जान पड़ा, मानो प्रकृति मुखरित हो उठी है। कुछ क्षण पश्चात कवि बोला, आवेग में ही सौंदर्य का चरम विकास है। आवेग निकल जाने पर केवल कीचड़ रह जाता है। युवती तन्मयता से उन शब्दों को पी रही थी। कवि ने कहा, अपने जन्म स्थान पर मकरिल ना इतनी वेगवती होगी, न इतनी उद्दाम। शिशु की लटपट चाल से वे चलती होगी। समुद्र में पहुंच वे प्रौढ़ता की स्थिर गंभीरता धारण कर लेगी। अरे मकरिल, तेरा समय यही है। फूल ना खिल जाने से पहले इतना सुंदर होता है, और ना तब जब उसकी पंखुड़ियां लटक जाए। उसका असली समय वही है जब वह सफुटोन्मुख हो। मधुमाखी उसी समय उस पर निछावर होने के लिए मतवाली हो उठती है। एक दीर्घ निश्वास छोड़कर आंखें झुका कवि चुप हो गया। मिनट पर मिनट गुजरने लगे। सर्द पहाड़ी हवा के झोंके से कवि के वृद्ध शरीर को समय का ध्यान आया। उसने देखा, मकरिल की फेनिल श्वेतता युवती की सुघड़ता पर विराज रही है। एक क्षण के लिए कवि घोर शब्दमयी प्रवाहमयी युवती को भूल मूक युवती का सौंदर्य निहारने लगा। हवा के दूसरे झोंके से सिहर कर बोला, समय अधिक हो गया है, चलना चाहिए। लौटते समय मार्ग में कवि ने कहा, आज त्रयोदशी के दिन ये शोभा है, कल और भी अधिक प्रकाश होगा। यदि असुविधा ना हो
तो क्या कल भी मार्ग दिखाने आओगी? और स्वयं ही संकोच के चाबुक की चोट खाकर वे हंस पड़ा। युवती ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, अवश्य। सर्द हवा से कवि का शरीर ठिठुर गया था। कमरे की सुखद उष्णता से उसकी जान में जान आई। भारी कपड़े उतारने के लिए वे परिधान की मेज के सामने गया। सिर से टोपी उतार उसने जो ही नौकर के हाथ में दी, बिजली की तेज रोशनी से सामने आईने में दिखाई पड़ा, मानो उसके सिर के बालों पर राज ने चूने से भरी कूची का एक पोत दे दिया हो और धूप में सुखाए फल के समान छुरियों से भरा चेहरा। नौकर को हाथ के संकेत से चले जाने को कहे वह दोनों हाथों से मुंह ढक कुर्सी पर जा गिर पड़ा। मुंदी हुई पलकों में से उसे दिखाई दिया चांदनी में संगमरमर की उज्जवल मूर्ति का सुघड़ चेहरा, जिस पर यौवन की पूर्णता छा रही थी। मकरिल का उन्माद भरा प्रवाह। कवि की आत्मा चीख उठी, यौवन, यौवन। ग्लानि की राख के नीचे बुझती चिंगारियों को उमंग के पंखे से सजग कर चतुर्दशी की चांदनी में मरकिल का नृत्य देखने के लिए कवि तत्पर हुआ। खोशमयी मकरिल को कवि के यौवन से कुछ मतलब ना था और मूक मकरिल ने पूजा के धूप दीप के धूम्रावरण में कवि के नक्शिक को देखा ही ना था। इसलिए वह दिन के समय संसार की दृष्टि से बचकर अपने कमरे में ही पड़ा रहा। चांदनी खूब गहरी हो जाने पर मकरिल के पुल पर जाने के लिए वह शंकित हृदय से फुलवारी में आया। युवती प्रतीक्षा में खड़ी थी। कवि ने धड़कते हुए हृदय से उसकी ओर देखा। आज शॉल के बदले वे शुतरी रंग का ओवरकोट पहने थी, परंतु उस गोर सुघड़ नक्शिक को पहचानने में भूल हो सकती थी। कवि ने गदगद स्वर में कहा, ओ, आपने अपनी बात रख ली, परंतु इस सर्दी में कुसमें शायद उसके ना रखने में ही अधिक बुद्धिमानी होती, परंतु इस सर्दी में कुसमें शायद उसके ना रखने में ही अधिक बुद्धिमानी होती। व्यर्थ कष्ट क्यों कीजिएगा, आप विश्राम कीजिए। युवती ने सिर झुका उत्तर दिया, मेरा अहोभाग्य है, आपका सत्संग पा रही हूँ। कंठकित स्वर से कवि बोला, सो कुछ नहीं, सो कुछ नहीं। पुल के समीप पहुंच कवि ने कहा, आपकी कृपा है, आप मेरा साथ दे रही हैं। संसार में साथी बड़ी चीज है। मकरिल की ओर संकेत कर, यह देखिए, इसका कोई साथी नहीं। इसलिए हाहाकार करती साथी की खोज में दौड़ती चली जा रही है। स्वयं अपने कथन की तीव्रता के अनुभव से संकुचित हो हंसने का असफल प्रयत्न कर अप्रतिभ हो वे प्रभा की ओर दृष्टि गड़ाए खड़ा रहा। आंखें बिना उठाए ही उसने धीरे धीरे कहा, पृथ्वी की परिक्रमा कराया हूँ। कल्पना में सुख की सृष्टि कर जब मैं गाता हूँ, संसार पुलकित हो उठता है। काल्पनिक वेदना के मेरे आर्तनाद को सुन संसार रोने लगता है। परंतु मेरे वैयक्तिक सुख दुख से संसार का कोई संबंध नहीं। मैं अकेला हूँ, मेरे सुख को बांटने वाला कहीं कोई नहीं। इसलिए वह विकास ना पा तीव्र दाह बन जाता है। मेरे दुख का दुर्दम वेग आशय हो जब उछल पड़ता है, तब भी संसार उसे विनोद का ही साधन समझ बैठता है। मैं पिंजरे में बंद बुलबुल हूँ या दुख से रोता हूँ, इसकी चिंता किसी को नहीं। काश जीवन में मेरे सुख दुख का कोई अवलंब होता, मेरा कोई साथी होता। मैं अपने सुख दुख का एक भाग उसे दे, उसकी अनुभूति का भाग ग्रहण कर लेता। मैं अपने इस निस्सार यश को दूर फेंक संसार का जीव बन जाता। कवि चुप हो गया। मिनट पर मिनट बीतने लगे। ठंडी हवा से जब कवि का बूढ़ा शरीर सिहरने लगा, दीर्घ निश्वास ले उसने कहा, अच्छा चले। द्रुत वेग से चली जाती जलराशि की ओर दृष्टि किए युवती कंपित स्वर में बोली, मुझे अपना साथी बना लीजिए। मकरिल के गंभीर गर्जन में विडंबना की हंसी का स्वर मिलाते हुए कवि बोला,
तुम्हें? और चुप रह गया। शरीर कांप उठने के कारण पुल के रेलिंग का आश्रय ले युवती ने लज्जा विजड़ित स्वर में कहा, मैं यद्यपि तुच्छ हूं। ना ना ना, यह बात नहीं। कवि सहसा रुककर बोला, उल्टी बात। हाँ, अब चलें? फुलवारी में पहुंच कवि ने कहा, कल। परंतु बात पूरी कहे बिना ही वह चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर सामने आईने की ओर दृष्टि ना करने का वे जितना ही यत्न करने लगा, उतना ही स्पष्ट अपने मुख का प्रतिबिंब उसके सम्मुख आ उपस्थित होता। बड़ी बेचैनी में कवि का दिन बीता। उसने सुबह ही एक तौलिया आईने पर डाल दिया और दिन भर कहीं बाहर न निकला। दिन भर सोच और जाने क्या निश्चय कर संध्या समय कवि पुनः तैयार हो फुलवारी में गया। शुतरी रंग के कोट में संगमरमर की वे सुघड़ मूर्ति सामने खड़ी थी। कवि के हृदय की तमाम उलझन क्षण भर में लोप हो गई। कवि ने हंसकर कहा, इस सर्दी में? देशकाल पात्र देखकर ही वचन का भी पालन किया जाता है। पूर्णिमा के प्रकाश में कवि ने देखा, उसकी बात के उत्तर में युवती के मुख पर संतोष और आत्मविश्वास की मुस्कुराहट फिर गई। पुल पर पहुंच हंसते हुए कवि बोला, तो साथ देने की बात सचमुच ठीक थी? युवती ने उत्तर दिया, उसमें परिहास की तो कोई बात नहीं। कवि ने युवती की ओर देख साहस कर पूछा, तो जरूर साथ दोगी? हाँ, युवती ने हामी भरी, बिना सिर उठाए ही। इस अवस्था में? सदा? सिर झुकाकर युवती ने दृढ़ता से उत्तर दिया। हाँ। कवि अविश्वास से हंस पड़ा। तो जाओ, उसने कहा, यहीं साथ दो, मकरिल के गर्भ में। हाँ, यही सही है, युवती ने निर्भीक भाव से नेत्र उठाकर कहा। हंसी रोककर कवि ने कहा, अच्छा तो तैयार हो जाओ, 1 2 3। हंसकर कवि अपना हाथ युवती के कंधे पर रखना चाहता था। उसने देखा, पुल के रेलिंग के ऊपर से युवती का शरीर नीचे मकरिल के उद्दाम परवा की ओर चला गया। वैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ फैलाकर उसे पकड़ने के विफल प्रयत्न में बड़ी कठिनता से वह अपने आप को संभाल सका। मकरिल के घोर गर्जन में एक दफे सुनाई दिया छप, और फिर केवल नदी का गंभीर गर्जन। कवि को ऐसा जान पड़ा मानो मकरिल की लहरें निरंतर उसे आओ आओ कहकर बुला रही हैं। वे सचेत ज्ञान शून्य पुल का रेलिंग पकड़े खड़ा रहा। जब पीठ पीछे से चलकर चंद्रमा का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगा, उन्मत्त की भांति लड़खड़ाता वह अपने कमरे की ओर चला। कितनी देर तक वह निश्चल आईने के सामने खड़ा रहा। फिर हाथ की लकड़ी को दोनों हाथों से थाम उसने पड़ापड़ आईने पर कितनी ही चोटें लगाई, और तब सांस चढ़ने के कारण वह हाफता हुआ आईने के सामने ही कुर्सी पर धम से गिर पड़ा। प्रातः हजामत के लिए गर्म पानी लाने वाले नौकर ने जब देखा कवि आईने के सामने कुर्सी पर निश्चल बैठा है, परंतु आईना टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके बीच का भाग गायब है। चौखट में फंसे आईने के लंबे लंबे भाले के से टुकड़े मानो दांत निकालकर कवि के निर्जीव शरीर को डरा रहे हैं। कवि का मुख कागज की भांति पीला और शरीर काठ की भांति जड़ था। उसकी आंखें अब खुली थी, उनमें से जीवन नहीं मृत्यु झांक रही थी। बाद में मालूम हुआ रात के पिछले पहर कवि के कमरे में से अनेक बार आता हूँ की पुकार सुनाई दी थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।